तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं सवाल आपके साथ। सवाल जो है पूछा गया है एडवांस 2020 में और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, अ पॉइंट चार्ज q of mass m is suspended vertically by a string of length l. A point dipole of dipole moment p vector is now brought towards q from infinity so that charge moves away. The final equilibrium position of the system including the direction of the dipole, the angles and distances as shown in figure below. If the work done is bringing the charge in the dipole in this position is n times mgh, where g is the acceleration due to gravity, then the value of n is, note that the three coplanar forces keeping a point mass in equilibrium, f by sine theta is same for all forces where f is any one of the forces and theta is the angle between the other two forces. तो जब जेई एडवांस में आपसे कह रहा है कि ये हिंट यूज करो तो इसका मतलब यूज करो, ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी भी इसको इग्नोर मत करना, ऐसा मत करने लग जाना कि इसको छोड़ दो, क्योंकि इसी से ही आंसर तक जल्दी आप पहुंच पाएंगे, ठीक है। सवाल आपको समझा देता हूं कि हो क्या रहा है कि एक हमारे पास पेंडुलम है, लाइक दिस। पेंडुलम पे चार्ज है Q के बराबर और ये यहां इस फिक्स्ड सपोर्ट से बंधा हुआ है, इसकी लेंथ जो है L के बराबर है। अब एक डायपोल भी है, छोटू डायपोल है, इसका मतलब सारे फॉर्मूले पोटेंशियल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। छोटा सा डायपोल इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट का मतलब यहां कह सकते हैं कि कैमरे से फ्रेम से बाहर है, या इनफाइनाइट से हम डायपोल को ला रहे हैं और जैसे जैसे इस डायपोल को पास में लाएंगे, डायपोल की वजह से ये रिपेल होगा और इस रिपल्शन की वजह से ये जो पेंडुलम का ये जो चार्ज है वो आ जाता है, अल्फा एंगल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहां पे मैं ये सिचुएशन बनाता हूं कि जब डायपोल आ चुका है इसके सर पे अब डायपोल जब आ चुका है तो ये चार्ज यहां पे पहुंच जाता है और डायपोल आ जाता है यहां पर, इस तरीके से। ज्यादा हो गया, बहुत बड़ा डायपोल हो गया, छोटा कर देते हैं इसको, इरेज करिए इसको डायपोल को, और डायपोल है छोटू सा डायपोल है लाइक दिस, इस तरीके से। ये जो एंगल आपको दिया हुआ है ये अल्फा के बराबर है, और क्या दिया है, ये अल्फा है, लेंथ जो है वो एल के बराबर है, और ये जो है आपके पास डायपोल यहां है, ये हाइट एच है, एच हाइट ये आ चुका है ऊपर, ये एच हाइट ऊपर आ चुका है। तो आपसे पूछा गया है कि इस काम को करने में कितना काम करना पड़ा होगा, यानी कि इस सिचुएशन में इस पेंडुलम को लाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा। तो यहां पे कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, एक तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पे इन्वॉल्व है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इन्वॉल्व है, बिकॉज इसके ऊपर mg लग रहा होगा, इसके मास को तो इग्नोर करेंगे, इसके ऊपर mg लग रहा होगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। यदि मैं इस ग्राउंड लेवल को रेफरेंस मान लेता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मान लेता हूँ, तो यहाँ पर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, बताइए, mgh के बराबर। और पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो 0 के बराबर थी, बिकॉज इसके पास जब ये यहां पे था तो इसके पास कोई चार्ज नहीं था, कोई डायपोल इसके पास नहीं था। लेकिन अब डायपोल और इसके बीच में एक फाइनाइट सेपरेशन आ चुका है, तो अब जो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हो चुकी है इसका चार्ज और इसका पोटेंशियल यहां पर। तो यहां लिख सकता हूं Q which is charge of this particle and potential of this dipole at here, इसका डायपोल जो है V के बराबर। तो आपको डायपोल का पोटेंशियल भी याद होना चाहिए एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। इस एक्सियल पोजीशन पर जो है डायपोल का पोटेंशियल होता है Kp बाय r स्क्वायर के बराबर। अच्छा ठीक है, अब हमको ये डिस्टेंस दी हुई है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, नहीं भी दी होती तो हम निकाल सकते थे बड़ी आसानी से। तो ये डिस्टेंस है आपके पास 2l sin अल्फा बाई 2, ये डिस्टेंस हमको दी हुई है। अच्छा, तो मुझे वर्क निकालना है, तो मुझे वर्क के लिए क्या करना होगा, पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि Q into V इज इक्वल प्लस mgh, ये आपके पास वर्क डन होने वाला है।
तो यहाँ पे आप पोटेंशियल भी लिख सकते हैं Q इंटू KP डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज 2L। इसको मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, इसकी वैल्यू मान लेते हैं, R मान लेता हूं मैं, इसकी वैल्यू R मान लेता हूं। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2KP Q इंटू KP बाय R स्क्वायर के बराबर, और प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास mgh आपको ये मिल जाने वाला है। ठीक है सर, अब देखते हैं आगे। ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इक्विलिब्रियम में है, चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम के लिए मैं यहाँ पे साइन लॉ का इस्तेमाल कर सकता हूं, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि F1 अपॉन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन थीटा 3। ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये हमारे पास एक थ्योरम होती है। ये फोर्सेस हैं आपके पास, तीन कोप्लेनर फोर्सेस हैं। लेट्स से दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3। इसके सामने वाला एंगल जो है थीटा 1 के बराबर है, इसके सामने वाला एंगल थीटा 2 के बराबर है, इसके सामने वाला एंगल F3 के थीटा 3 के बराबर है। और ये तीनों कोप्लेनर फोर्सेस हैं, और ये जो पॉइंट है, पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। जिस सिस्टम के ऊपर ये फोर्सेस लग रहे हैं वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो हम इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा आपके पास F1 अपॉन सामने वाले एंगल का साइन थीटा 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, समझ गए। F2 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन थीटा 3। ये हम लेमीज थ्योरम बोलते हैं इसको, आप यूज कर सकते हैं। ये यूज करना भी है आपको, ठीक है। आप ऐसे मत समझना इसका हिंट जो है ऐसे छोड़ दिया है यार, हम तो ऐसे ही कंपोनेंट करके इक्विलिब्रियम में लगा लेंगे तो जो है लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम जो है हमें लिखना है। इक्विलिब्रियम लिखने के लिए सारे फोर्सेस इस पे दिखा दीजिए, और फोर्सेस दिखाने के लिए हमें एंगल भी चाहिए होंगे, तो एंगल भी निकाल लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये एंगल जो है ये एंगल मान लू, कौन सा एंगल मान लू, जो आप चाहें वो एंगल मान सकते हैं। तो इसको आप थीटा मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये दोनों लेंथ बराबर हैं, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा के बराबर। दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज अल्फा, और इन तीनों का समीशन होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का जो समीशन है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां लिखूंगा मैं अल्फा प्लस 180 माइनस 2 थीटा, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 180। तो यहां से आपको मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा, अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं आप अल्फा बाई 2, थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 आपको यहां से मिल जाता है। अच्छा, अब ये इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg के बराबर। इस डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाला इस डायरेक्शन में होगा, तो यहां पे फोर्स कह सकता हूं होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2kp डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, 2kp बाय r क्यूब, सॉरी 2kp बाय r क्यूब, 2kp बाय r क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2kp बाय r क्यूब। एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पे kp बाय r क्यूब होता है। अब हमें ये फोर्स मिल चुका है, ये फोर्स मिल चुका है, एक टेंशन है इस तरफ, टेंशन T। अब इनके सामने वाले एंगल्स भी आपको निकालने हैं। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बन जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। इसके सामने वाला एंगल, एक फोर्स है ये, एक फोर्स है ये, एक फोर्स है ये, तो ये वाला एंगल मुझे चाहिए। तो मैं एक बार फिर से बना देता हूं इसे। एक फोर्स है नीचे की तरफ mg के बराबर, और यहां डायपोल की सीध में एक फोर्स लग रहा है इधर q इंटू 2kp बाय r क्यूब, और एक टेंशन लग रही है इधर टेंशन। ये वाला एंगल कितना है बेटा, ये एंगल है आपके पास 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल कितना है आपके पास 90 माइनस थीटा। तो यहां पे मैं लिखूंगा दैट q इंटू 2kp बाय r क्यूब, this force divided by sine of 90 minus theta, and 90 minus theta is 180 minus 2 theta, 180 minus 2 theta is equal to mg divided by सामने वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल मुझे चाहिए। देखिए बेटा, ये पूरा एंगल 180 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो मैं लिख सकता हूं कि this will be 180 minus 90 माइनस थीटा। तो जाएगा आपके पास 90 प्लस थीटा आपको मिल जाएगा, आपके पास साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है जी, इज इक्वल टू टेंशन अपॉन सामने वाला एंगल। लेकिन मैं टेंशन वाला नहीं लूंगा, जान के क्यों? क्योंकि मुझे अल्टीमेट जो आंसर है वो mgh की टर्म्स में निकालना है। यानी कि जो मेरे पास अल्फा है और जो l है, ये सारी टर्म्स मुझे हटानी है, l हटाना है, और मुझे टेंशन भी नहीं चाहिए, और मुझे अल्फा भी नहीं चाहिए। तो सारे एंगल मुझे हटाने होंगे, mg की टर्म से मुझे आंसर चाहिए। तो मैं इन दोनों को साथ में इक्वेट कर रहा हूं।
देखिए बेटा, ये आपके पास साइन 180 माइनस 2 थीटा है, तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो बन जाएगा आपके पास q इंटू 2kp बाय r क्यूब। ये बन जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा, उसको लिख सकता हूं मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा आपके पास mg, ये बन जाएगा आपके पास कॉस थीटा, और यहां से ये साइन 90 प्लस थीटा ASTC साइन 90 प्लस थीटा, ये बन जाएगा आपके पास कॉस थीटा ना, माइनस कॉस थीटा बनेगा आपके पास, माइनस कॉस थीटा, और यहां से कॉस थीटा से कॉस थीटा जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा KPQ डिवाइडेड बाय R क्यूब इज इक्वल टू mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। यहां से आप r स्क्वायर इंटू r इसको लिख सकते हैं, एक r को आप यहां ले जाइए, और ये बन जाएगा आपके पास kp अपॉन r स्क्वायर इंटू q विच इज v इंटू q इज इक्वल टू mg r साइन थीटा, और r साइन थीटा इस डायग्राम में देखिए r साइन थीटा किसके बराबर है, ये डिस्टेंस r मैंने मानी थी, ये r साइन थीटा जो है h के बराबर हो जाएगा, h इज इक्वल टू r साइन थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं h के बराबर, सो दिस इज इक्वल टू mgh। तो इसका मतलब q इंटू v जो आपके पास टर्म है वो mgh के बराबर ही है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैं लिख सकता हूं दिस टर्म इज इक्वल्स टू mgh, सो दिस इज 2 टाइम्स mgh। सो हमसे पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ mgh विल बी द आंसर, तो हम लिखेंगे आंसर विल बी 2, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है जी। अब इस सवाल को करने के लिए जो सबसे आसान तरीका होने वाला है, इसमें और कैसे टाइम बचा सकते हैं कि एक तो ये समझाने में हमने टाइम लगाया, तो ये आना सबको आता ही है, ये 11th क्लास में ही समझाते हैं जब लॉज ऑफ मोशन समझाते हैं। तो एंगल्स में रिलेशन निकालना है, फटाफट एंगल में रिलेशन निकाल सकते हैं, और आपको ये तो ऑलरेडी पता ही है कि फाइनल इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो QV फॉर्मूला डायरेक्ट हमने लिखा KQP अपॉन R स्क्वायर mgh, और यहाँ पे 2 mgh, और फिर हमने यहाँ पे लेनिस थ्योरम लगा के जो है इसको सॉल्व कर लिया है। तो ऑलरेडी जो है ये कम टाइम में ही हो रहा है, तो 3 मिनट 3.5 मिनट 4 मिनट में इसको सॉल्व किया जा सकता है बड़े आसानी से। ठीक है, बट ये है कि आपको सारी चीजें सही करनी होंगी, आपको सारी चीजें सही करनी होंगी, तब आपका क्वेश्चन इतने कम टाइम में सॉल्व हो पाएगा। यदि आपने एक भी मिस्टेक किया तो आपका सवाल जो है डबल टाइम भी ले सकता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देनी है आपको। स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो वीक चल रहा है ये अनअकैडमी का स्पेशल प्राइज वीक है। क्यों? क्योंकि प्राइजेस फिर से बढ़ने वाले हैं और वो बढ़ेंगे ही। ठीक है, यानी कि प्राइस हाइक होने वाला है। तो इससे पहले एक स्पेशल ऑफर निकाला हुआ है अनअकैडमी की साइड से। ठीक है ना, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो NKC सर लाइव, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता ही है। ठीक है, अगर आप 17 सितंबर से पहले पहले सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट और मिलेगा। टोटल 20% डिस्काउंट आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ऑफर है बच्चों। एज सून एज पॉसिबल एनरोल कर लीजिए और NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा। देखिए, अनअकैडमी चैंपियंस बच्चों, अगर आप अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स हैं और 2021 में एग्जाम देना आपका मतलब एम है, एडवांस दोगे, मेंस दोगे और आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है, ठीक है ना, तो आप बच्चों एक गूगल फॉर्म है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, उसको आप फिल करिए। उसको अगर आप फिल करोगे और आपका बहुत ही अच्छी जगह सिलेक्शन होता है और बहुत अच्छी रैंक आती है तो आपको एक बहुत ही अच्छी अमाउंट में कैश रिवॉर्ड मिलेगा फ्रॉम द साइड ऑफ अनअकैडमी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है और ये कैश रिवॉर्ड इतना कम नहीं है, अच्छा खासा है। इसको धीरे धीरे हम डिस्क्लोज भी कर देंगे, ठीक है ना। और ये केवल प्लस लर्नर्स के लिए ही वैलिड है जिन्होंने 31 अगस्त से पहले एनरोल किया हुआ है। क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2008 IIT JEE एग्जाम में। अ पैरेलल प्लेट अ कैपेसिटर C, इसका कैपेसिटेंस C है, with plates of unit area and separation D is filled with a liquid of dielectric constant K is equals to 2. The level of liquid is D by 3 initially. Suppose the liquid level decreases at a constant speed V. Constant speed V से liquid का level decrease हो रहा है. The time constant as a function of time is equal to, तो time constant होता है हमारे पास T tau is equals to RC के बराबर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे
कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा है। तो सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए सबसे पहले यदि मैं बात करूं t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर आप कैपेसिटेंस को देखिए कि इस कैपेसिटेंस में d/3 हाइट तक जो है लिक्विड भरा हुआ है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2 और d/3 है ये, और 2d/3 डेप्थ में भरा हुआ है एयर विच इज k इज इक्वल टू 1। तो मैं मान सकता हूं कि ये जो दो कैपेसिटर हैं सीरीज में लगे हुए हैं, मैं इनको मान सकता हूं कि ये दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं जिनका एरिया जो है सेम है, लेकिन जिनका सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स अलग अलग है। इनमें प्लेट्स का सेपरेशन है 2d/3 और इनमें प्लेट्स का सेपरेशन है d/3। ये k की वैल्यू 1 है, यहाँ पर k की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ठीक कह सकते हैं, सही बात भी है। अब क्योंकि लेवल इसमें लिक्विड का डिक्रीज होता जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि लेवल यदि v स्पीड से नीचे आता है, सो t टाइम में vt के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या vt जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं t बराबर t पर यदि बात करूं तो हमें क्या मिलने वाला है कि जो एयर वाला पार्ट है उसमें प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा आपके पास 2d/3 प्लस vt, और जो साथ में डाइलेक्ट्रिक वाला जो पोर्शन है उसका सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हो जाएगा d/3 माइनस vt। सबको समझ में आ गई बात? ये t बराबर t पर मैंने यहाँ पे इन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन लिख दिया है। अब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। c होता है ka एप्सिलॉन नॉट बाई d, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ d विच इज d/3 प्लस vt डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट, a की वैल्यू जो है 1 के बराबर है, यूनिट एरिया है प्लेट्स का, प्लस d/3 माइनस vt डिवाइडेड बाय 2 into 1 into एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास रिजल्ट मिल जाता है। तो 1/c इक्विवेलेंट आप निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 3 2d प्लस 3vt प्लस d माइनस 3vt डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा आपके पास 6, 3 को बाहर निकाल लीजिए, सो 1/3 एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा आपके पास। सो 4d प्लस 6vt प्लस यहाँ आ जाएगा 1d माइनस 3vt अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ ही चुका है यहाँ पे, तो नीचे 2 भी आ जाएगा आपके पास, नीचे 2 भी आ जाएगा। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4d प्लस d 5d और ये 3vt। सो 5d प्लस 3vt डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 और 2 6, 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू है 1/c इक्विवेलेंट की, तो c इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 5d प्लस 3vt। दिस इज c इक्विवेलेंट, हमें निकालना है टाइम कांस्टेंट व्हिच इज rc, सो 6 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट r डिवाइडेड बाय 5d प्लस 3vt। ठीक है, तो ये आंसर हमें मिल जाता है। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास ये है कि पोटेंशियल निकालना है phi x, y at x, y of an electrostatic field E vector is equal to a y I cap plus x j cap where a is constant, I cap and j cap are unit vectors in x and y axis। ये जो सवाल है, मैं पर्टिकुलर ये सवाल की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कुछ ऐसा ही सवाल बहुत बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा। सो मतलब आसान है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार पूछ लिया है, जरूरी नहीं आए भी, लेकिन कुछ भी हो सकता है, बस याद रखें। सो ई वेक्टर इज इक्वल टू, हम जानते हैं कितना होता है, माइनस ऑफ dv बाय dr के बराबर, और यहाँ पे dv को लिख सकते हैं e डॉट dr माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ex वेक्टर dx वेक्टर का इंटीग्रल, ये डेल्टा v आपको मिल जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा आपको माइनस ऑफ ई वाई वेक्टर डी वाई वेक्टर, माइनस को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करिए यहाँ से, तो ये आपके पास है a
y इंटू डी एक्स, a इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस a x इंटू डी वाई। ठीक, ये होल इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि a को यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो आपको मिलता है यहाँ पे y dx प्लस x dy विच इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ xy। प्रोडक्ट रूल ये लिखा हुआ है बेसिकली आपके सामने। तो यहाँ मिल जाएगा आपको a इंटू डी एक्स वाई और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो ये आपको ये मिल जाएगा डेल्टा v और इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा a x y के बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा a x y के बराबर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, यदि आपको रेफरेंस पता है, रेफरेंस यदि इनफाइनाइट पे जीरो पोटेंशियल मान लेता हूं तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी a x y के बराबर ही। अगला सवाल हमारे पास है, गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है यदि करंट इतना पास हो जाए तो, यानी कि हमें IG की वैल्यू मिल चुकी है। फुल डिफ्लेक्शन करंट फॉर गैल्वेनोमीटर इज 0.006 एम्पियर, या इसको लिख सकता हूं 6/1000 एम्पियर, 6/1000 एम्पियर। By connecting it to a this much ohm resistance, it can convert it into voltmeter of range 30 volt। 30 वोल्ट का वोल्टमीटर बना देते हैं इसको। हमारे पास गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में हमने एक 4990 का रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो हमारे पास ये एक वोल्टमीटर बन जाता है। वोल्टमीटर का रेंज कितना है 30। तो मैं कह सकता हूं कि अब उतने ही करंट से जब फुल डिफ्लेक्शन आता था ये 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें प्रदान करेगा। So 4990 plus resistance of galvanometer into IG is equals to होना चाहिए 30 के बराबर। ये वोल्ट मीटर वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। 4990 plus RG is equal to 30 divided by IG। 30 by IG करेंगे तो आपको मिलेगा 6 into 1000। 6 से गया 5, या जाएगा 5000, ये 4990। तो RG की वैल्यू आपको मिल जाती है 10 ओम के बराबर। So 10 ohm is the resistance of the galvanometer। अब क्या करना है साहब, अब हमें कहा गया है कि यदि ये इस रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जाता है तो एक अमीटर बन जाता है 1.5 एम्पियर का। अमीटर बनाने के लिए हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, और अब इसमें यदि IG के बराबर करंट जाता है, ये करंट जाता है I0 के बराबर, ये हो जाता है I0 माइनस IG के बराबर। तो ये 1.5 एम्पियर रेंज है इसका। सो 1.5 एम्पियर करंट जाएगा तब जाके फुल डिफ्लेक्शन देता है। तो मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कर सकता हूं। तो यहां लिखूंगा मैं 6/1000 into resistance of galvanometer which is how much 10 is equal to I0 minus IG। 1.5 minus this much तो approximately 1.5 ही होगा into shunt resistance जो कितना दिया है 2n/249। 2n/249 को मैं 250 लिख देता हूं बिकॉज यहाँ पे मैंने 1.5 माइनस 0.006 को 1.5 लिख दिया। थोड़ा सा अजम्पशन ले लिया, कोई बात नहीं। यहां से 250 से चला गया 4 बार, और ये 2 से चला गया ये 3 बार, और ये 3/2 है बेसिकली। तो ये 3 से चला गया 3 बार, 2 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 5 बार। तो n की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है 5 के बराबर। सो n इज इक्वल टू 5 आपको यहाँ पे मिल जाता है। एडवांस 2014 में सवाल पूछा गया था। देख सकते हैं कि जो है काफी आसान, मैं कहूंगा इस सवाल को काफी आसान है। बेसिकली जो जेईई मेन में पूछा करते हैं सवाल कि यार इसका हमने वोल्ट मीटर बना दिया, इसका एमीटर बना दिया, यहाँ पे वोल्ट मीटर एमीटर एक ही में पूछ लिए गए हैं। ठीक है,